नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप लोग सब लोग अच्छे हैं। काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैडम मैंने खाना पीना अच्छे से किया, मैंने रेस्ट लिया, मैंने सीढ़ियाँ भी नहीं चली, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो मुझे ब्लीडिंग शुरू हो जाए, फिर भी मुझे ये मिसकैरेज या अबॉर्शन क्यों हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मिसकैरेज क्या होता है, क्यों होता है और अगली प्रेगनेंसी में उसके लिए क्या हम लोग बचाव कर सकते हैं ताकि हमारा अगला बच्चा सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले जानेंगे मिसकैरेज क्या होता है। कभी भी 5 महीने के अंदर जब बच्चा जो है बच्चादानी से या बच्चादानी में ही खराब हो जाता है तो उस कंडीशन को मिसकैरेज कहते हैं। इस मिसकैरेज में 2 पार्ट आते हैं। एक होता है फर्स्ट तिमाही में मिसकैरेज, एक होता है दूसरी तिमाही में मिसकैरेज। फर्स्ट तिमाही के मिसकैरेज के कारण अलग होते हैं और दूसरी तिमाही के मिसकैरेज के कारण अलग होते हैं। आज हम लोग पहले आएंगे कि फर्स्ट तिमाही के मिसकैरेज के क्या कारण होते हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। सबसे पहला कारण हम लोग आते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है, बहुत ही कॉमन कारण है मिसकैरेज होने का, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब बच्चे के जीन्स में प्रॉब्लम होती है। जीन्स में प्रॉब्लम कैसे होगा? बच्चे मदर फादर दोनों ही तो अच्छे हैं, दोनों को कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है बच्चे को? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चा कैसे बनता है। बच्चा जो है वो एक पार्ट मदर का आता है जिसको एग कहते हैं, एक पार्ट जो है फादर से आता है जिसको स्पर्म कहते हैं। ये जो एग और स्पर्म होते हैं ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होते। हमारे शरीर में हर एक पेशी में, हर एक सेल में जो है क्रोमोसोम होते हैं जिसके 23 पेयर्स होते हैं और 6 क्रोमोसोम होते हैं जिसको टोटली 46XX या 46XY होता है फीमेल और मेल के हिसाब से। तो ये 23 पेयर्स जो होते हैं इसको हम लोग कंप्लीट एक कहते हैं कि ये कंप्लीट सेल है। बट एग और स्पर्म जो है ये कंप्लीट नहीं होते। ये जो है ये 23 एग में होते हैं, 23 स्पर्म में होते हैं और ये दोनों मिलके 46XY या XX बनाते हैं। तो जब ये बनता है, जब एग बनता है, स्पर्म बनता है, उस प्रक्रिया को हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं। तो सेल डिवीज़न के टाइम ये जो क्रोमोसोम के सेट्स हैं जो 23 पेयर्स के होते हैं, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इसमें से या तो एक नंबर कम हो जाता है, ये 23 की जगह 22 हो जाता है, या तो 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, 23 की जगह 24 या 25 हो गए। तो इससे उस बेबी का जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और वो जो बेबी हेल्दी नहीं होते। और ये हमारे नेचर ही है, नेचर ही हमें इसको सपोर्ट करता है कि अगर बेबी हेल्दी नहीं है तो इसको निकाल दिया जाए, ये आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एक तरफ से हमें इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो ये कारण है अबॉर्शन के, जिसमें कि बेबी के जेनेटिक में प्रॉब्लम होती है, बेबी के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है, वो बेबी फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर सकता, इस कारण से नेचर ही उसे अबॉर्ट कर देता है। दूसरा कारण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मदर का एज, मैटरनल एज। 30 के उम्र के पहले गर्भपात के चांस, मिसकैरेज के जो चांस है वो 10% होते हैं। बट जैसे ही महिलाओं का उम्र बढ़ता है, स्पेशली 35 के अबव, ये जो चांस है 30 to 40% हो जाते हैं। इसके अलावा 45 साल के ऊपर गर्भपात के चांस जो है 90% हो जाते हैं। मतलब आप देख ही पा रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे जो है गर्भपात के चांस बढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं का उम्र बढ़ता है एग की क्वालिटी कम होती जाती है। एग की क्वालिटी कम होगी तो वो एग स्वस्थ नहीं हो पाएगा, उससे आया हुआ बच्चा हेल्दी नहीं होगा और वो अबॉर्शन हो जाता है। तो इसलिए मैटरनल एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अबॉर्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्मोनल प्रॉब्लम। हमारे बॉडी में मल्टीपल हार्मोन्स होते हैं और उनका रेगुलेशन के एक नॉर्मल लिमिट के अंदर रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनकी उस नॉर्मल लिमिट में चेंज होती है तो हमारे बॉडी में उसका असर दिखता है और हमारी प्रेगनेंसी में भी उसका काफ़ी असर दिखता है। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में, जिसको कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है।
प्रोजेस्टेरॉन जो है वो जनरली जैसे ही एग रिलीज हो जाता है महीने के 14वें या 15वें दिन में, जब एग रिलीज होता है तो उस फॉलिकल्स में, उस सैक में जहाँ से एग रिलीज होता है, कुछ पार्ट रह जाते हैं। वो जो पार्ट है प्रोजेस्टेरॉन सप्लाई करते हैं डेवलपिंग बेबी को। एग रिलीज होने के बाद वो प्रोजेस्टेरॉन सप्लाई करते हैं ताकि अगर मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो उस बेबी को न्यूट्रिशन मिले। बट कुछ कारण की वजह से ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन का सप्लाई कम हो जाता है या सफिशिएंट नहीं रहता, जिसको कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं। इस कंडीशन में बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बेबी कमज़ोर हो जाता है और अबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हार्मोनल प्रॉब्लम में आएंगे थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन ओवरऑल हमारे पूरी बॉडी को मैनेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और प्रेगनेंसी में भी इसका रोल है। थायराइड हार्मोन का कम होना या ज़्यादा होना प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है, ये भी मिसकैरेज का कारण हो सकता है। तीसरा हार्मोन आएंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़, जिसमें कि इंसुलिन हार्मोन में प्रॉब्लम होती है। स्पेशली अगर एक महिला को प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले डायबिटीज़ हो या शुरू के 5 महीने के अंदर डायबिटीज़ हो जाए, उस कंडीशन में जो है मिसकैरेज के भी चांस बढ़ते हैं, बेबी को डिफेक्ट के भी चांस बढ़ते हैं, पैदाइशी प्रॉब्लम हो सकती है बेबी में। सो डायबिटीज़ भी अबॉर्शन का और बर्थ डिफेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे और क्या कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीसीओडी। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीसीओडी क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। पीसीओडी में मल्टीपल हार्मोन्स जो हैं वो इरेगुलर होते हैं और इस इरेगुलरिटी की वजह से एग की क्वालिटी कम हो जाती है। एग की क्वालिटी कम होने से बेबी जो है हेल्दी नहीं होते और अबॉर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या कारण है, पहला कारण हमने जाना जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा कारण है मदर का एज, तीसरा कारण है हार्मोनल प्रॉब्लम, चौथे कारण में आते हैं जो कि है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है 5% केस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 5% जो अबॉर्शन होते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इसमें वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। एक मिथ है जो पहले माना जाता था कि टॉर्च जो कि 5 ऑर्गेनिज्म का कम्बिनेशन होता है, इसकी वजह से अबॉर्शन होते हैं, बट ये मिथ है। टॉर्च की वजह से अबॉर्शन नहीं होते। हाँ, टॉर्च की वजह से बेबी में जो है डिफेक्ट होते हैं वो ज़्यादा कॉमन है। टॉर्च अगर पेशेंट को इन सारे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से इन्फेक्शन होता है तो बेबी में डिफेक्ट होने के चांस होते हैं, ना कि अबॉर्शन होने के। तो इसलिए टॉर्च नहीं, बाकी कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से अबॉर्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि क्यों अबॉर्शन होते हैं। उसका कारण है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है जो हमें बाहर के बैक्टीरिया, वायरस या मल्टीपल चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या होता है जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, एक पार्ट तो उनका होता है जो एग है, एक पार्ट पुरुष का होता है जो कि स्पर्म है। कभी कभी क्या है, हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर हो जाता है और वो क्या करेगा, अपने एग को तो बॉडी पहचानता है बट हस्बैंड के स्पर्म को बॉडी नहीं पहचानता। वो उसको फॉरेन बॉडी समझते हैं और उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक कारण है, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये अबॉर्शन होने का एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। दूसरा, इम्यूनोलॉजिकल में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसको एंटी-फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं। एंटी-फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे शरीर में ही जो कुछ चीज़ें, टिश्यू होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं, पेशियाँ होती हैं, उसके अगेंस्ट में हमारा शरीर ही एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है, जो हमारे शरीर का खुद एंटीबॉडीज़ जो है हमारे ही शरीर को डैमेज कर रहे हैं। साधारणतः जब बाहर से कुछ चीज़ें आती हैं, फॉरेन बॉडी हैं, उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी फाइट करता है, वो अच्छी बात है। बट हमारा जो ये एंटीबॉडीज़ है हमारे ही शरीर के अगेंस्ट फाइट करे तो इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। एप्ला प्रोफाइल में क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये हमें ही डैमेज करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जब पहले जानेंगे कि जब बेबी जब डेवलप होते हैं तो बेबी और मदर के बीच में एक कनेक्टर होता है जिसको प्लासेंटा या नाल कहते हैं। ये मान लीजिए बेबी है, मिडिल में प्लासेंटा है और इसके बगल में यूट्रस है जो कि मदर का पार्ट है। तो यूट्रस से ब्लड लेके प्लासेंटा को आता है
और ये ब्लड जो है बेबी को जाता है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वो इसको कनेक्ट करते हैं। बट एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में क्या होता है, ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर गाढ़ा ब्लड होता है, क्लॉट फॉर्मेशन बन जाता है, तो ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं होता और बेबी तक जाने वाला ब्लड सप्लाई पुअर हो जाता है, बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलती और बेबी जो है बच्चादानी के अंदर ही खराब हो जाता है और हेल्दी ना होने की वजह से बेबी का मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे कारण हैं जहाँ लगता है कि सब कुछ ही तो ठीक है, हम लोग टेस्ट कराते हैं, सब कुछ देखते हैं, ठीक है, फिर भी क्यों अबॉर्शन हो गया, उसको अनएक्सप्लेन्ड अबॉर्शन कहते हैं। ये 30-40% केसेस में देखा गया है। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं पता, बट ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार है। आजकल हमारा खान पान, प्रिजर्वेटिव्स हुए, टॉक्सिक गैस हुए, हमारी हैबिट स्मोकिंग की, टोबैको लेने की, अल्कोहल लेने की, कुछ दवाइयाँ, वो भी अबॉर्शन के कारण हो सकते हैं। तो ये कारण हम लोग जान लिए कि क्या क्या कारण होते हैं फर्स्ट तिमाही के अबॉर्शन के। अब हम लोग जानेंगे कि इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। अब करेंट प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो गया तो हो गया, अब उस प्रेगनेंसी को तो हम लोग बचा नहीं सकते, बट उसके बाद उसके सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग ये जानेंगे कि ये क्या क्या कारण है और उसके उस हिसाब से हम लोग बचाव करेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी हो, मिसकैरेज ना हो। सबसे पहले आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या इलाज है। हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर का कुछ वैसा खास इलाज नहीं है, वो रैंडम ही होता है, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करना। एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करते हैं तो इससे भी मिसकैरेज के चांस कम हो जाते हैं। तो वो कैसे किया जाए, हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हमारे रेगुलर एक्सरसाइज होने चाहिए, हमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D सप्लीमेंटेशन लेने चाहिए, उन्हें एक नॉर्मल रेंज में रखनी चाहिए। दूसरा कारण आता है मैटरनल एज। मैटरनल एज जब जैसे जैसे मदर का एज बढ़ता है एग की क्वालिटी पुअर होती है। तो एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए हमें हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स लेने होते हैं, जैसे विटामिन E हुए, विटामिन C हुए। हालांकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारे फ्रूट्स में भी होते हैं, तो इसमें बैलेंस डाइट लेते हुए भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्मोनल प्रॉब्लम। सबसे पहला हार्मोन था प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की कमी होने से जो है बेबी हेल्दी नहीं होते। तो जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती हैं हमें पता चलता है कि इनका पहला अबॉर्शन प्रोजेस्टेरॉन की कमी से हुआ, तो उसी समय शुरू से ही हम लोग उन्हें प्रोजेस्टेरॉन का सप्लीमेंटेशन देना शुरू कर देते हैं और ऐसे अबॉर्शन को हम लोग रोक सकते। इसके अलावा है सेकेंड कारण था थायराइड प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही हम लोग थायराइड का लेवल चेक कर लेंगे। हम लोग देख लेंगे कि थायराइड जो है नॉर्मल रेंज में है या नहीं। अगर ये नॉर्मल रेंज में नहीं है तो इसे हम लोग करेक्ट करेंगे और तब प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। इधर प्रेगनेंसी के दौरान ही हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं डायबिटीज़, शुगर। शुगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक मदर को शुरू से ही शुगर है तो पहले उनका शुगर कंट्रोल करेंगे, फिर उनको प्रेगनेंसी के लिए अलाउ करेंगे। इसके अलावा अगर मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, उस बीच अगर डायबिटीज़ जो है डायग्नोज होता है तो उसे भी करेक्ट करने की दवाइयाँ हम लोग देंगे। नेक्स्ट आते हैं पीसीओडी। पीसीओडी में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस को करेक्ट करने के लिए इंसुलिन सेंसिटाइजर वाली दवाइयाँ देंगे जिसमें मेटफॉर्मिन आता है। ये देके पीसीओडी की हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे ताकि जो है प्रेगनेंसी हेल्दी हो। नेक्स्ट इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम में कैसे उसका बचाव किया जाए अबॉर्शन होने से। अब जहाँ पे बॉडी जो है फादर के पार्ट को नहीं जानते, फॉरेन बॉडी समझते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग एक तो दे सकते हैं कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं और प्रोजेस्टेरॉन भी इस मामले में हेल्प करता है ताकि वो प्रेगनेंसी जो है रिजेक्ट ना हो और मिसकैरेज में ना कन्वर्ट हो। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का इलाज। अगर हम लोग टेस्ट करते हैं, हमें दिखता है कि इस जो पहले वाले मिसकैरेज है उसका कारण
एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे ही उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, हम लोग फिर उसी समय से एस्पिरिन, जो कि ब्लड थिनर का, ब्लड को पतला करने का काम करता है, और हेपेरिन इंजेक्शन, इसका काम भी है ताकि ब्लड को गाढ़ा होने से बचने दे, ब्लड पतला हो और रक्त का जो प्रवाह है बेबी के तरफ वो सही बना रहे। मतलब आंवला का इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है एस्पिरिन देना और हेपेरिन इंजेक्शन देना। तो ये जो है शुरू से शुरू कर देते हैं और जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक इसको देना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट करने से 90% तक हम लोग अबॉर्शन प्रोसेस को जो है अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाते हैं। अगर हमारी कुछ बुरी आदतें हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं या बहुत मात्रा में कैफीन लेते हैं, तो उसे हमें बंद करनी चाहिए। हमें अच्छे जीवन की तरफ जाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग बहुत हद तक अबॉर्शन को अवॉइड कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक पे हमें संपर्क करें। धन्यवाद।